Hello everyone. Today in this lecture, we are going to deal with ancient history of Bihar. We know like 70th BPSC is on the way. It is on 17th November. So we need to mug up all the facts and figures in a very less time. तो इसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकें। तो इसी के लिए मैं आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार लेकर आया हूँ, जिसको मैं 1 घंटे के अंदर पार्ट वाइज हाफ आवर्स के 2 वीडियोस में ट्राई करूंगा कि इसको कवर करके खत्म करूँ, ताकि आप लास्ट मिनट में अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। क्योंकि लास्ट टाइम हमें यही चाहिए होता है कि सब चीज़ क्रिस्प और लॉजिकल हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि हमारा फोमो खत्म हो जाए कि हमने ये चीज़ पढ़ा, ये चीज़ छूट रहा है, ये सब चीज़ें हम छोड़कर आगे निकल पाए। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेनली हैं जिसमें हम फोकस करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नॉट इन डिटेल। ओके, हम यहाँ पे बस इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, मगअप कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा फोकस कर लेना उन सब चीज़ों पे। हम इस चीज़ पे मेन फोकस करेंगे अपना। तो हम देखते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स सी फर्स्ट। तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो हम देखते हैं लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमें पता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस रहा हमारे बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मौर्यन एम्पायर किस तरीके से इमर्ज हुआ। उसके बाद मगध कैसे हमारा इमर्ज हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है मगध का एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके अलावा हम इंपेरियल गुप्तास के बारे में देखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी से क्या इंपॉर्टेंस रहा है। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे हम उस पर फोकस करेंगे कि क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजी मोस्ट ऑफन पूछ ली जाती है कि कौन से जो हमारे ट्रैवलर्स थे किस सेंचुरी में आए थे, कब आए थे। ठीक है, और लास्टली हम महाजनपदास के बारे में देखेंगे, जो हमारे महाजनपद थे टोटल 16, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से उनके इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स थे, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो हमने जिस टेक्स्ट देख लिया, अब विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एक डिटेल दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ये बस एक काइंड ऑफ एक भूमिका बनाई गई है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमारा मॉडर्न एम्पायर कब ओरिजिनेट हुआ था। तो ये 4th सेंचुरी बीसीई में, यानी 323 बीसीई में ओरिजिनेट हुआ था। और जिसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमें ये पता है कि वो मगध में बॉर्न हुए थे, और लास्ट जो धनानंद किंग था हमारा नंदा डायनेस्टी का, उसे उन्होंने ओवरथ्रो किया था और मौर्यन एम्पायर का स्थापना किया था उन्होंने, जिसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा थी, जिसको आज के टाइम पे मॉडर्न पटना कहते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा जो बिहार है आज के टाइम पे, जो बिहार नाम क्यों पड़ा, तो ये विहारा वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता था रेस्टिंग हाउस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। हमें पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और क्या बुद्धिज्म का क्या इंपॉर्टेंस रहा, जैनिज्म का। तो बहुत सारे मॉन्क्स आते थे और इस एरिया में जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आते थे तो यहाँ पे रेस्टिंग के लिए इस एरिया को यूज करते थे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम विहारा पड़ गया। एंड लेटर ऑन इट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू बिहार। ठीक है, और 12th सेंचुरी में जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने इसको बिहार कहना स्टार्ट कर दिया विहारा से, क्योंकि विहारा क्वाइट रिजेंबल्स विद द संस्कृत वर्ड, सो दे प्रीफर मोर ऑफन टू से बिहार। तो वहाँ से इसका नाम बिहार पड़ गया। तो हमने ये चीज़ देखा कि बिहार का ओरिजिन क्या, बिहार नेम का क्या ओरिजिन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, बट यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने की है कि बिहार की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसके क्या क्या सोर्सेज है। तो हमें सोर्सेज के बहुत ज़्यादा जेनेसिस में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बस पढ़ लेनी है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि गुप्ता पीरियड के कुछ सील्स एंड कॉइन्स कहाँ मिले हमें, वैशाली में मिले। एक चीज़ हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखना है। और जो हमारे महाजनपद आज हैं, महाजनपद से इसको किस में मेंशन किया गया है, अंगुत्तर निकाय में इस चीज़ को मेंशन कर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर कुछ जो है उसका नाम क्या क्या, अभिधम पिटाका, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, ये कुछ एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है कि कौन से किस टाइप के लिटरेचर है, कौन जैनिज्म से बिलोंग करते हैं ये सारे लिटरेचर या बुद्धिज्म से। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से हमें समझ में आ गया कि ये किस चीज़ को मेंशन करता है, महाजनपद को। यहाँ पे एक जैन लिटरेचर के बारे में, कुछ जैन लिटरेचर्स के बारे में भी लिखा गया है, भद्रबाहु कल्पसूत्र। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कल्पसूत्र जो है इसे किसने लिखा है, भद्रबाहु ने। बहुत बार एग्जाम्पल में आप कहा जाता है 1 2 3 4 यहाँ लिखा रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा रहेगा, और यहाँ पे ABCD करके ऑप्शंस लिखे रहेंगे, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस चीज को मैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा काम आता है, आप एलिमिनेशन में बहुत चीज को यूज कर सकते हो। तो कल्पसूत्र किसने लिखा है, भद्रबाहु ने। परसिस्ट पर वरना लिखा गया है, वासुदेव चरित्र, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, जो सेलुकस का एम्बेसडर था। वो कब चंद्रगुप्ता के कोर्ट में घूमने आया हुआ था, विजिट करने आया था। तो हमें याद रखना कि मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था। तो वी नीड टू रिमेंबर द फैक्ट कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इसने विजिट किया था। ठीक है, अब लास्ट टाइम 69 BPSC में आपने देखा होगा कि फायान और वेंसांग के टाइम पीरियड को मैच करने का एक क्वेश्चन आया था। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फायान जो है 5th सेंचुरी में हमारे कंट्री में आया था। ठीक है, जो मगध के बारे में जिसने बात की है। उसके बाद
हेवेनसांग, ये आप देख सकते हो 637 एडी, जो कि हमारा सेवन सेंचुरी ये आया था हर्षा किंग हर्षवर्धन के रेन में, और इसने किस चीज़ को मेंशन किया है, नालंदा के मोनास्ट्रीज को मेंशन किया। आइसिंग भी एक चाइनीज ट्रैवलर जिसने नालंदा और उसके नेबरिंग एरियाज के बारे में डिस्कशन किया। तो यहाँ पे हमने 3 चाइनीज ट्रैवलर के बारे में देखा, फायन, आई एम सॉरी वेट अ मिनट, हाँ फायन के बारे में देखा सबसे पहले हमने, उसके बाद वेनसांग के बारे में देखा और आइसिंग के बारे में देखा। तो अगर आपको कल को एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है कि आप इस चीज़ को क्रोनोलॉजिकली सेट करो, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा फायन आया था, उसके बाद वेनसांग आया, उसके बाद आइसिंग आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले एफ आता है, उसके बाद एच आता है और आई आता है। तो सबसे पहले एफ आया, फायन आया, उसके बाद वेनसांग आया और आइसिंग आया। तो आप इस तरीके से ट्रिक लगा के भी कुछ याद कर सकते हो कि कल को जब ये चीज़ क्रोनोलॉजी सेट करने को आए तो आप इस चीज़ में सक्सेसफुली इस चीज़ को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कुछ एक अब चीज़ हम देखते हैं कि इसके बीच में भी कुछ एक पेजेस थे जिससे मैंने हटा दिया है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस अपने नज़र के सामने से गुजार ले, उसको रिवाइज करें, ताकि जहाँ से हमारे कुछ एक नंबर 2-4 नंबर कंफर्म रहे आने, वो चीज़ हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाए। ठीक है, हमें ये टारगेट रखना है बस, इसलिए मैंने इस चीज़ को सीरीज को स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आई होप एट दिस स्टेज ऑफ टाइम आपने एक प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी, आपको बस एक रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री मॉडर्न पीरियड से। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार इन द 6th सेंचुरी, हम देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, प्री मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न डायनेस्टी का भी यहाँ पे स्थापना नहीं हुई है, और ये एज ऑफ महाजनपद से। ठीक है, तो 6th सेंचुरी में हमारे कंट्री में बहुत सारे टाउन्स का, किंगडम्स का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये थ्रू आउट द कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंचुरी रही, क्योंकि यहाँ पे एक पैराडिम शिफ्ट देखने को मिला। क्योंकि पहले जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ चल रही थी, वैदिक कल्चर, ये सब था, इससे हम इवॉल्व होकर क्या कर रहे हैं, अब एक किंगडम की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, बिहार में इन एरिया डेवलपमेंट का था, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ गई थी, जो कि जिन्होंने हिंदू के ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स को और प्रैक्टिसेस को, धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, और एक नई न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स को डेवलप किया, जहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स ने इसको फॉलो किया। तो बिहार का क्या इंपॉर्टेंस रहा, हमने ये समझा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अब यहाँ पे, और जैन टेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, एंड जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड वज्जी इन द लिस्ट ऑफ 16 जनपदास। ठीक है, तो हमें ये चीज पता रखना है कि वज्जी को इसमें 16 जनपदास के लिस्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नॉर्थ बिहार को ये कन्फेडरेसी कंट्रोल करती थी, तो वज्जी जो थी, ठीक है, वज्जी ये वर्ल्ड की सबसे पहले डेमोक्रेटिक किंगडम कह सकते हैं, जहाँ पे एक रिपब्लिक आया था, और इसको वज्जी को यहाँ पे मेंशन किया गया है महाजनपदास के में इंक्लूड किया गया है, किसमें, अंगुत्तर निकाय में। और कहाँ पे इस चीज़ का सोर्स हमें मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, और जैन टेक्स्ट जो हमारा है भगवती सूत्र। ठीक है, ये हमने देखा, ये चीज हमने देख लिया कि एक रिपब्लिक था। ठीक है, जिसका लार्जेस्ट एलिमेंट ट्राइब लिच्छवी ट्राइब जो थी यहाँ पे इस चीज को गवर्न करती थी, वज्जी कन्फेडरेसी को। और ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ गंगेज में लोकेटेड था, जो आज के टाइम पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ लिया, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में क्या था, वज्जी कन्फेडरेसी थी, जो सबसे पहली किंगडम थी हमारी, रिपब्लिकन किंगडम। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था, वैशाली था, एक बहुत प्रोस्पेरस सिटी। द वज्जियन स्टेट वाज अंडर अ फॉर्म गवर्नमेंट नोन एज संघगणा। ठीक है, संघगणा फॉर्म गवर्नमेंट ये फॉलो करते थे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो थे, लिच्छवीज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, तो इसको लिच्छवी गण भी कहते थे। हमने पढ़ा कि लिच्छवी ट्राइब यहाँ पे निवास करती थी और इन्हीं के द्वारा वज्जी कन्फेडरेसी बनाई गई थी, तो यहाँ इसको लिच्छवी गण भी कहते थे, क्योंकि ये गणराज्य था, यानी रिपब्लिक था। और कौन से ट्राइब के द्वारा ये रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया था, तो लिच्छवीज के द्वारा, इसलिए इसको लिच्छवी गण भी कहते थे। ठीक, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने ये नॉर्थ बिहार के बारे में देखा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ गंगेज ऑफ बिहार। ठीक है, अब साउदर्न बिहार में क्या चल रहा था, तो किंगडम ऑफ मगध था। मगध सुन किसको कंकर्ड कर लिया, मगध किंगडम बहुत ज्यादा जल्दी से स्पीड से क्या हो रहा था, ये अपना डेवलप हो रहा था और एक्सपैंड कर रहा था। तो लेटर ऑन क्या हो गया, इसने मगध ने कॉन्कर कर लिया किसको, वज्जी और कोसाला डायनेस्टी को भी इसमें मिला लिया गया। तो मगध क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। और लेटर ऑन क्या होता है, ये पूरे बिहार ऑलमोस्ट साउदर्न पार्ट को छोड़ दिया जाए इंडिया के, तो थ्रू आउट द कंट्री इस चीज में क्या होती है, मगध एम्पायर के अंडर आ जाती है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ मगध कंटिन्यूड अंटिल पाटलिपुत्रा बिकेम द कैपिटल ऑफ होल इंडियन सब कंटिनेंट एक्सेप्ट साउदर्न टेप। ठीक है, पाटलिपुत्रा पूरे कंट्री की, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस समय पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरियाज भी क्या थे, हमारी कंट्री में थे। तो टोटल ओवरऑल का क्या हो गया था, पाटलिपुत्रा कैपिटल बन गया था, सिर्फ साउदर्न पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है,
और बहुत सारे जो एविडेंस है हमारे बिहार के बारे में इसी पीरियड से आते हैं, क्योंकि इसी टाइम में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे जाने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि इस टाइम के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि हमें इस टाइम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बुद्धिस्ट लिटरेचर जैनिज्म से जो लिटरेचर से इनसे हमें आते हैं। ठीक है, इस टाइम पे वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ आयरन भी होता था। आयरन को वाइड स्प्रेड लेवल पे क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, क्योंकि नोटिसेबल टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा था। पहले हमें पता है कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन के बारे में नहीं पता था, बट लेटर ऑन वैदिक पीरियड में हमें आयरन के बारे में पता चला, तो हमने इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। मशीन्स हो गए, व्हील्स हो गए और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हो गए हमारे, और ट्रांसपोर्ट के लिए हमने आयरन का यूज करना स्टार्ट कर दिया इन सब चीज़ों के लिए। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा होने लगा यूज ऑफ आयरन का जब वाइड स्प्रेड हुआ। और इस एज में इस टाइम पे क्या होता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का हम यूज करते थे। एक पॉटरी का ये टाइप है, आपको एग्जाम में आ जाता है। आपने यूपीएससी के अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑकरा कलर्ड पोएट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और ये सारे पॉटरीज कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक नोट ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर था ये किस पीरियड का है, ये यहाँ प्रीमोरियन यानी वैदिक पीरियड का ये मतलब हमारी पॉटरी सिस्टम है। ठीक है, अब इसका यूज क्योंकि किस तरीके से किया जाता था, तो हाई फायरिंग टेम्परेचर में पॉट्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता था, और इस तरीके से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर हम यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि टोटल मगध एम्पायर में 6 महानगर थे। 6 महानगर का मतलब बोले तो ये टोटल आई एम सॉरी 1 मिनट, 6 महानगर अगर कहें तो टोटल क्या इस पीरियड में मिडिल गंगेटिक एरिया में टोटल 6 इंपॉर्टेंट सिटीज थी हमारी, जो क्या थी, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हमारे इस टाइम के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। ठीक है, अब पीरियड कौन से एरिया में, मिडिल गंगेटिक एरिया में, जहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं, श्रावस्ती, साकेत, राजगिरी, चंपा, कोशाला एंड कौसंबी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्या थे, इंपॉर्टेंट सिटीज थे मगध एम्पायर के टाइम पे। हमने ये देख लिया। ठीक है, और राजगीर और चंपा जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये चीज़ बिहार में थी हमारे, राजगीर और चंपा। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ मध्य प्रदेश में, कौसंबी हो गया हमारा, और कुछ ये हमारे यूपी में थी। ठीक है, और उस टाइम पे राजगीर क्या था, कैपिटल था बिहार का, आई एम सॉरी मगध डायनेस्टी का। ठीक है, सबसे पहले ये लास्ट ईयर पीवाईक्यू भी आपका कि सबसे पहले मगध डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था, तो बहुत सारे लोगों ने पाटलिपुत्र मार्क कर दिया था, बट दैट वाज नॉट द आंसर। राजगीर जो था आपका सबसे पहला कैपिटल था। ठीक है, क्यों था ये चीज, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल ट्रैक भी था, गंगा रिवर्स भी इसके अराउंड थी, और ये चारों साइड से प्लेट्यू से घिरा हुआ था, तो एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती थी। ठीक है, चंपा जो है अंगा का कैपिटल था। अंगा क्या है, अंग प्रदेश किसको कहते हैं, जो अभी भागलपुर रीजन है बिहार का, उसको हम अंग प्रदेश कहते हैं। तो चंपा उसकी कैपिटल थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे एक एक्टिव रिवर पोर्ट था गंगा पे, जिसने ईस्टवर्ड ट्रेड को क्या किया था, हैंडल कर रखा था। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा रिवर पे जो एक पोर्ट था, एक्टिव पोर्ट था, जिसने ईस्टवर्ड ट्रेड को हैंडल किया था, वो कौन से कैपिटल में था, कौन से रीजन में था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये चंपा में था। ठीक है, चंपा जो कैपिटल किस चीज की थी, अंग प्रदेश की, जिसको अंगा कहते हैं हम, भागलपुर रीजन जो हमारा वहां पे। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेजर कमोडिटी थे कि यहाँ पे ट्रेड होता था, हमने ये देख लिया, पर इंपॉर्टेंट किस चीज का ट्रेड होता था, तो सबसे पहले सॉल्ट का ट्रेड होता था, पॉटरी हो गई हमारे, टेक्सटाइल हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया, कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स थे या प्रोडक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, जिसकी ट्रेडिंग इस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक, यहाँ पे कॉइन्स का भी यूज होता था, पंच मार्क कॉइन्स का यूज होता था इस पीरियड में। ठीक है, कॉइन्स का यूज हमने देखा स्टार्ट हो चुका था इस पीरियड में, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, आपके एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है कि सतमाना एंड कर्षपण, ठीक है, ये क्या चीजें हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया आपका सतमाना एंड यहाँ हो गया कर्षपाना। ठीक है, आपके एग्जाम में आपका ऑप्शन आ जाएगा कि ये दोनों चीजें क्या है, ये टर्म क्या है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक सिल्वर कॉइन्स थी, इस सिल्वर कॉइन्स जो थे इसको हम कहते थे सतमाना एंड कर्षपाना। और यहाँ पे नक्श एंड ककानी भी करके एक चीजें हैं जो क्या थी, ये कॉपर कॉइन्स थी। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हमारे कंट्री में ये मगध एम्पायर में किस चीजों को कॉपर कॉइन हम कहते थे और किस चीजों को हाँ, ये हमारा सिल्वर कॉइन क्या था और कॉपर कॉइन क्या था, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब जो पंचमार्क कॉइन्स था, कैरेट सिंबल्स विच वर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, वो जो कॉइन्स थे हमारे, ठीक है, पंचमार्क, उस पे क्या बने रहते थे। सबसे पहले जो अथॉरिटी इसको इशू कर रही है, यानी उस किंगडम के डिटेल्स के बारे में लिखा जाता था, एंड कॉम्बिनेशंस एंड वैरायटी ऑफ सिंबल्स डिफरिंग अकॉर्डिंग टू प्रोवेनेंस एंड इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, और ये अथॉरिटी जो इशू करती थी इसके अकॉर्डिंगली क्या करते थे, डिफर करते रहते थे टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमने ये चीज देख लिया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं रिलीजन ड्यूरिंग प्री मॉडर्न रिलीजन ड्यूरिंग प्री मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब प्री मॉडर्न पीरियड जो था, इसके टाइम पे कौन सी रिलीजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ चुकी थी, हमें इसके बारे में
देखना है। तो मेनली टू मेजर रिलीजन जो से ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से रिलीजन थे ये। हमारे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर द टू इंपॉर्टेंट रिलीजन जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट में आ चुके थे। हमारे कौन से पीरियड में? प्री मॉडर्न पीरियड में। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को? ये हमारा प्री मॉडर्न पीरियड है, कीप इन माइंड, ठीक है। हम प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर इन प्रोमिनेंस एट दैट टाइम। अब हम थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। हमें पता है कि ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, इसको आप स्टार मार्क कर लो, मून मार्क कर लो, आपको जो भी करना है कर लो। बुद्धिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपके बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा, आप जितने भी स्टार लगा लो वो कमी है इसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस रखोगे कि ये क्या है हमारा, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? सिद्धार्थ, जिसको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। लैटर ऑन ही केम टू बी नोन एज गौतम बुद्धा, तो हमें पता है, ठीक। और ये कब बॉर्न हुए थे? 563 बीसी में लुम्बिनी में, ठीक है। शाक्य क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिलावस्तु, नेपाल में। इनकी मदर का नाम माया था। माया इनके बर्थ के टाइम पे मर गई थी। और इनको बड़ा किसने किया था? इनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने, ठीक है। हमने ये समझा। अब इनका मैरिज किस टाइम पे हुआ, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। हमें सबसे पहले अब इनके बारे में ये चीज़ जानना है कि उनके जब बेटे का जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने अपने 29 ईयर्स के एज में घर छोड़ दिया इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। इस प्रोसेस को, जब उन्होंने घर छोड़ा था, अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया था, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? महाभिनिष्क्रमण। इस चीज़ को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ओके। महाभिनिष्क्रमण क्या, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो, जब उन्होंने घर छोड़ा था, ग्रेट रिनंसिएशन, इस चीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 स्टेजेस थे हमारे गौतम बुद्ध के लाइफ के, जिसको अलग अलग तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने एक एसेटिक की तरह लाइफ जिया, साधु संत की तरह लाइफ अपने इन्होंने स्पेंड किया। एंड लेटर ऑन इनके फर्स्ट टीचर, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके फर्स्ट टीचर थे, उनका नाम क्या था? अलारा कलमा, ठीक है। अलारा कलमा वैशाली में। और सेकेंड टीचर थे इनके रुद्रक राम पुत्ता एट राजगीर में। और वैशाली में इनके पहले टीचर क्या क्या थे? आपको इनका नाम याद रखना है। अलारा कलामा इनके पहले टीचर थे, अलारा कलमा एंड रुद्रक रामपुत्ता, ठीक है। ये कहाँ के? वैशाली से बिलोंग करते थे और ये राजगीर से बिलोंग करते थे। हमने ये चीज देख लिया, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, हमें क्या देखना है कि अपने एज 35 पे इन्होंने एट द एज ऑफ 35 इन्होंने बोध गया में क्या अटेंड कर लिया? सुप्रीम नॉलेज अटेंड कर लिया, जिसको हमने इनलाइटमेंट का नाम दिया, जिसको हम निर्वाणा कहते हैं। इन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया किस एज में? एट द एज ऑफ 35, ठीक है। कहाँ पर? ये हमने समझ लिया। और उसके बाद से इन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा का मतलब क्या है? जो इनलाइटेंड हो चुका है, जिसको बुद्धि आ चुकी है, जिसको समझ हो चुकी है लाइफ की, ठीक है। इनका एक और नाम था तथागत कहते थे, ठीक है। वन हु अटेंड द ट्रूथ, जिसने ट्रूथ अटेंड कर लिया। और शाक्या मुनि भी इन्हें का नाम था। इस बार का अगर आप यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि शाक्या मुनि किसको कहा जाता था? बुद्धिस्ट को या जैन महावीरा को या फिर सिद्धार्थ को? तो ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से या जैनिज्म से? तो अगर आप ये चीज करते हो, नॉट ओनली बीपीएससी, बहुत सारी ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म चैप्टर्स आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें कवर करनी है। तो हमने समझ लिया कि तथागत और तथागत हो गया, हमारा शाक्या मुनि हो गया, ये सारे किसके नाम थे? गौतम बुद्धा के ही नाम थे, ठीक है। एग्जाम में आपके आ जाता है कि तथागत किसे कहते थे, तो यू हैव टू नो दैट कि क्या नाम था, किनका नाम था, ठीक। उसके बाद इस प्रोसेस को इन्होंने जब सबसे पहला अपना रिलीजियस सरमन डिलीवर किया, कहाँ पे? सारनाथ में इन्होंने दिया, ठीक है। श्रावस्ती, ओके। तो इसको क्या कहा जाने लगा? यहाँ पे डियर पार्क सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया, अपने नॉलेज को शेयर किया, जिसको कहा जाता था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यहाँ पे आप यहाँ पे 2-3 चीजें हैं आपको याद रखना है। सबसे पहला महाभिनिष्क्रमण, एक मिनट, हाँ, सबसे फर्स्ट आपका महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, उसके बाद महापरिनिर्वाण, ठीक है। 1-2 चीजें और है जो हम नीचे अभी चलेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण हमने समझ लिया, ग्रेट रिनंसिएशन इसको कहते हैं, जब इन्होंने घर छोड़ा था। शाक्या धर्म चक्र परिवर्तन, हिज फर्स्ट सरमन। और महाभिनिष्क्रमण, जब इनकी डेथ हो गई, व्हेन ही डाइड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बुद्धिज्म में कहा गया है इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर। आपको जगह याद रख लेना, ये आगे आपको मेंशन करा हुआ मिलेगा। तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में ही डाइड, ठीक है। तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग्स। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ यू सी दिस टेबल, ठीक है। बर्थ के लिए कुछ सिंबल्स है जो गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़ी है, उनको सिंबल के तौर पे दिखाया जाता है। जो 5 बड़े इवेंट्स हैं उनके, सबसे पहले बर्थ जो हो गया उनका, ग्रेट रिनंसिएशन जिसको हमने देखा था, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाणा हमने देख लिया, फर्स्ट सर्वन जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और परिवना महापरिनिर्वाण जिसको हम डेथ के नाम से जानते हैं बुद्धा के। तो बर्थ को किसी से लोटस एंड बुल से डिनोट किया जाता है, हमारे ये गौतम बुद्धा के बर्थ को। उसके बाद ग्रेट रिनंसिएशन हॉर्स से, क्योंकि वो घर छोड़ के भागे थे अपने हॉर्स से, तो इसको हॉर्स से डिनोट किया जाता है। आपको समझना है, ऐसा रटना नहीं है। तो हमने समझना है कि ये क्यों हॉर्स क्यों
सिंबल सेट किया गया इसके लिए, बोधि ट्री क्यों सेट किया गया, तो निर्वाणा इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधि ट्री के नीचे गया में। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ, तो गया में, तो इसलिए बोधि ट्री का एग्जांपल यहाँ दिया जाता है। जो आप देखोगे कि बिहार पुलिस का सिंबल भी ये चीज है, बोधि ट्री। उसके बाद फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया, धर्मचक्र सारनाथ में दिया था, जहाँ पे क्या हो गया, एक क्या कह सकते हैं आप, जो एक साइकिल व्हील ऑफ टाइम था, जो एक थॉट प्रोसेस था, एक नए धर्म का उजागर हुआ और न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रोमिनेंस में आए, तो वहां पे क्या हुआ, व्हील चेंज हुआ। कहते हैं ना कि समय का पहिया चलता है, तो समय का पहिया चेंज हुआ यहाँ पे, तो व्हील से इसको डिनोट किया जाता है, धर्म चक्र। ठीक है ना, धर्म का चक्र बदला। उसके बाद परिनिर्वाणा, डेथ, क्योंकि इसके बाद ही स्तूपास बनने स्टार्ट हुए। वैसे ये पहले से भी बनते थे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि गौतम बुद्धा के जन्म से पहले भी स्तूपा बनते थे, या उनके जन्म के बाद, बुद्धिज्म के बाद ही ये हमारा स्तूपा प्रोमिनेंस में आया। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चीज पहले से ही होती थी, तो स्तूपा से इसको, इनके डेथ को डिनोट किया जाता है। तो हमने कुछ एक स्पेशल फैक्ट्स देख लिए इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के क्या क्या थॉट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने वेदास के इनफैलिएबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया। उसके बाद एनिमल सैक्रिफाइस को इन्होंने कंडेम किया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेबोरेट मीनिंगलेस रिचुअल। बहुत सारे जो हिंदुइज्म में और अदर रिलीजन में उस टाइम पे मीनिंगलेस रिचुअल्स प्रोमिनेंट थे, इस चीज का उन्होंने खंडन किया। उसके बाद कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया गया, इसलिए ये तो मेन पर्पस था। जब हमारा बुद्धिज्म प्रोमिनेंस में आया, तो वहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाने लगा। प्रिस्टली सुपरमेसी और रिचुअल्स को क्या किया गया, यहाँ पे डिस्करेज किया गया कि गॉड और पीपल के बीच में एज सच प्रिस्ट क्या है, मिडिल मैन नहीं है, और एगोनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, इस सब चीज को मेंटेन किया गया। तो ये चीज हमने देख लिया। 4 नोबल ट्रूथ को यहाँ पे फॉलो किया जाता था, चतवाड़ी आर्य सत्यम यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख का रीजन क्या है। ठीक है, ओरिजिन सफर, हमने क्यों हम सफर करते हैं ये हमने देखा। सफर से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वहां से दूर कैसे जाना है इसके बारे में, एंड पाथ, उसके रास्ते के बारे में हमने जाना इस चीज से। ठीक है, तो इस चीज पे मेन फोकस था, 4 नोबल ट्रूथ्स पे मेन फोकस हुआ करता था। और इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को हम अचीव कैसे करेंगे, तो इसके लिए 8 फोल्ड पाथ से, जहाँ पे राइट व्यू, ये सारी चीजों को प्रमोट किया गया। 8 फोल्ड पाथ, आपको पता रखना कि 8 फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है, तो हमारे बुद्धिज्म से ये चीज रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप वीबीआई लिख सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा कहाँ हुआ था। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, आप ये देखो 483 बीसी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे, कौन से किंग के अंदर, अजात शत्रु। आपको एक चीज याद रखो, अगर किंग का याद रखना है तो रिमेंबर दैट ट्रिक, ए के 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्का। ये ट्रिक आप याद रखना, ए के, इससे आपको याद रहे कौन से किंग ने इसको हेड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। और यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन था चेयरमैन, महाकश्यपा। ठीक है, आप बहुत आराम से समझो। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ, जिसके किंग कौन थे, अजात शत्रु और महाकश्यपा चेयरमैन थे। यहाँ पे क्या हुआ था, विनय पिटाका और धम्म पिटाका और विनय पिटाका का क्या हुआ था, यहाँ पे बना था ये चीज, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हुआ था, विनय पिटाका एंड सुत्ता पिटाका। यहाँ पे धम्म पिटाका लिखा गया, सुत्ता पिटाका। ठीक है, जिसको विनय पिटाका को उपाली ने बनाया था और सुत्ता पिटाका को आनंदा ने। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कमिंग टू सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये देख लिया हमने अजात शत्रु। अब क्या, काल अशोक। तो काल अशोक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये किंग थे, कौन सी ईयर में होता, 383 में। और इसके चेयरमैन कौन थे, सभाकमी। ये कहाँ हुआ था, सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में, आप ऐसे याद रखो, रावा पाका। एक ट्रिक है, आप ट्रिक अपना कुछ भी बना सकते हो। रावा, राजगीर, वैशाली, पटना, कश्मीर। ठीक है, रावा पाका याद रखना। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र एंड चौथा कश्मीर। ठीक है, हमने ये देख लिया कि किंग कौन कौन से, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्का। कनिष्का कौन से, कुषाण डायनेस्टी के थे। उसका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मोगलीपुत्र तिस्सा हुआ जो चेयरमैन, एंड फोर्थ में वासोमित्रा। फोर्थ में ही बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायाना एंड हीनयाना। ठीक है, अब ये क्या चीजें थी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो 3 जेम थे बुद्धिज्म के, हमें ये चीज याद रखनी है कि वो कौन कौन से थे, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ठीक है, ये चीजों पे मेन बेस्ड था हमारा बुद्धिज्म। तो यहाँ पे बिहार स्पेशल जो हमारा केबीसी नैनो है, इसमें बुद्धिज्म के बारे में फिलहाल इतना ही दिया गया है। और अगर आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो। ओके, यू कैन गो थ्रू लूसेंट अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ करना है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप PYQs देख सकते हो। और ये भी चीज़ है, तो आप थीम 1 आपकी NCERT है, जो 12th की न्यू NCERT है, आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई अदर बुक भी फॉलो कर सकते हो। पर मैं कहूँगा कि आप बिहार स्पेशल पढ़ो, लूसेंट देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप BPSC
और यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स है जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इन सारे एग्जाम्स के आप क्या करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो ताकि आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए बुद्धिज्म जैनिज्म पे। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज बुद्धिज्म जैनिज्म पे, बहुत सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज जिन्होंने डील कराए हैं, तो आप इसको ही फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए। और इस तरीके से हमारा बुद्धिज्म यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जैनिज्म को डिस्कस करेंगे कि जैनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किस तरीके से हमें इसको कवर करना है। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप प्रिपेयर करते रहे, रिवीजन को ध्यान में रखें, रिवीजन करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।